जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के एग्जाम को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को साथियों यहां पर कवर किया गया है और मैं कहूंगा सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, चाहे साथियों हिंदी की बात करें या चाहे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की बात करें या रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें। तो अगर आप चाहते हैं साथियों इस बार अपना सिलेक्शन लेना एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो मैं कहूंगा इन सभी चुनिंदा क्वेश्चंस को आप देख कर जाइएगा, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट साथियों एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले साथियों हर बार की तरह हिंदी के पूरे साथियों 20 क्वेश्चंस लिए और मैं कहूंगा इसमें साथियों 10 से 12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करना है। और उसके बाद साथियों जीएस हम लोग देखेंगे, प्लस करंट अफेयर देखेंगे, फिर रीजनिंग होगी और फिर साथियों मैथ होगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो दीक्षा कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर डी में दीक्षा लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि केवल फलों पर जीवन निर्वाह करता है, उसको क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, जब हम बात करते हैं साथियों किसकी, शाकाहारी की जब हम बात करते हैं, तो शाकाहारी किसे कहा जाता है? जो अन्न वगैरह खाए या साग सब्जी वगैरह खाए ना, तो उसको शाकाहारी कहा जाता है। अगर हम अल्पाहारी की साथियों बात करते हैं, जो अल्प का मतलब होता है कम, जो कम भोजन करता है ना, कम भोजन करने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? अल्पाहारी कहा जाता है। और अन्नहारी की अगर हम बात करते हैं, जो अन्न खाता है उसको अन्नहारी कहा जाता है। लेकिन फलाहारी की जब हम बात करते हैं, तो केवल फलों जो अपना जीवन व्यतीत करता है यानी कि सिर्फ फल खाता है उसको फलाहारी कहा जाता है। इस प्रकार से इनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि इहलोक का विलोम आपको बताने क्या होता है, तो इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कमल का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कमल का समानार्थी क्या हो जाएगा? पयोज हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना, यानी कि लक्ष्मण आपको बताना है कि कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना लक्ष्मण साथियों, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे के दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि, यानी कि देखिए वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन से भाग में कहां पर दिक्कत आपको लग रही है। मैं कहूंगा कि ये सीढ़ियों ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो भैया कैसे लिखा जाता है सीढ़ियों, ये भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। सीढ़ियों कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो आपका दिक्कत कहां पर है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में दिक्कत, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कह रहे कि मन में टकराहट उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका, या मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से, या मन में संघर्ष उत्पन्न होने से, या मन में युद्ध होने से। मैं कहूंगा ये दो नहीं होंगे, टकराहट भी नहीं होगा, द्वंद्व साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, मुझे बता दीजिए कौन सा विलोम युग्म साथियों सही नहीं है, फटाफट बताइए। देखिए यौगिक का विलोम तो अयौगिक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लचीला का विलोम साथियों कड़ा होता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा यौवन का साथियों वार्धक्य होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। लेकिन योगी का विलोम वियोगी नहीं होता है। क्या होता है साथियों? योगी का विलोम भोगी होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि आकाश को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों गगनचुंबी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। साथियों यहां पर बात करें, अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, देखिए जो आपका एसएससी जीडी का पेपर है ना 2025 वाला, 2025 में जो होगा उसके लिए एक पीडीएफ ऐसी तैयार की गई है जिस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका धुआं हो जाएगा। कोई हरा नहीं सकता साथियों आपको उस एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ दे रहा हूं जिसमें मैथ और रीजनिंग सभी सवाल आपके उसी पीडीएफ में से आएंगे 99%। वो कौन सी पीडीएफ है? मैं कहूंगा साथियों आपका इससे पहले जो पेपर हुआ था ना फरवरी 2024 का, फरवरी 2024 में साथियों जो शिफ्ट थी तकरीबन 20 शिफ्ट का हल मैंने तैयार करवाया है। तो ये 20 शिफ्ट का हल यानी कि इसमें साथियों हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के होंगे, रीजनिंग के होंगे, मैथ के होंगे। मैं कहूंगा साथियों मैथ और रीजनिंग तो लगभग यही से आए, क्योंकि यही एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है। क्वेश्चंस का लेवल साथियों यही रहेगा इस बार। तो मैं कहूंगा ये पीडीएफ आप लीजिएगा। उसके अलावा जनवरी से
अक्टूबर तक मैंने करंट अफेयर आपके लिए तैयार करवाई है। इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को साथियों पढ़िएगा। मेरा मानना है कि समझ लीजिए 65% पेपर आपका इन्हीं दो पीडीएफ से देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही। वैसे तो इसका प्राइस 200 रुपए होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही, क्योंकि हर एक गरीब बच्चा भी इस पीडीएफ को ले सके। तो लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में एसएससी पीडीएफ करके, एसएससी जीडी पीडीएफ करके उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। महज 45 रुपए की बात है। चलिए, तो उदार का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो उदार का विलोम कृपण होता है। क्या होता है साथियों? उदार का विलोम कृपण होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है करके सही वर्तनी मुझे बताइए कि सही वर्तनी कौन से शब्द की है। तो यहां पर उत्कृष्ट कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, ऐसे साथियों उत्कृष्ट लिखा जाता है। अगला सवाल है करके रंग लाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए, परिवर्तन होना नहीं, धाक जमना नहीं, रंग लाने का मतलब होता है प्रभाव उत्पन्न होता होना। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने कि मुझे ग्लानि है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, या मुझे खेद है, या मुझे शौक है, या मुझे हर्ष है। तो मैं कहूंगा कि इस खाली जगह में आपका खेद शब्द बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। मैं कहूंगा कि मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। अगला सवाल है करके सही वर्तनी वाला शब्द मुझे बता दीजिए कि सही। देखिए, पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो पदार्थ कैसे लिखा जाता है? पदार्थ आपका ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे हिमालय का समानार्थी मुझे बता दीजिए। तो हिमालय को तो साथियों बहुत सारे, देखिए हिमालय को यहां पर नगराज भी कहा जाता है। क्या? हिमालय को नगराज भी कहा जाता है। हिमालय को साथियों हिमगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय को हिमगिरी भी कहा जाता है, और हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है। क्या साथियों? हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है। तो मैं कहूंगा नगराज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राम खूब कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, या इसलिए वो पहलवान बन जाए ताकि वो पहलवान बन जाए, या इससे वो पहलवान बन जाए। मैं कहूंगा राम खूब कसरत करता है ताकि वो पहलवान बन जाए। तो यहां पर ताकि शब्द आना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि छली का आपको बताना है साथियों विलोम क्या हो जाएगा। तो छली की अगर बात करें, छली का विलोम क्या होगा? छली का विलोम साथियों निश्चल हो जाएगा। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। निष्फल की अगर बात करें, अगर आपसे निष्फल का विलोम पूछा जाए तो आपको फल बता देना है। अगर आपसे साथियों कपटी का पूछा जाए क्या होगा विलोम, तो आपको क्या बता देना है? निष्कपट आपको बता देना है। और अगर आपसे धूर्त का विलोम पूछा जाए तो आपको साथियों भद्र बता देना है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे दाहिना हाथ होना, इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना नहीं, दुश्मन होना नहीं, बहुत सहायक होना। यानी कि अगर कोई किसी का बहुत सहायक होता है ना, तो उसको कहा जाता है भाई ये तो मेरा दाहिना हाथ है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ है? ऑप्शन नंबर सी के साथ था। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? तो मैं कहूंगा किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। क्या होगा राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जब हम बात करते हैं साथियों आगामी की, जो भविष्य में होने वाला हो ना, उसको क्या कहा जाएगा? जो भविष्य में होने वाला हो उसको आगामी कहा जाएगा। अगला सवाल है करके अनंत किसका पर्यायवाची है मुझे बताइए। तो अनंत किसका पर्यायवाची है साथियों? आकाश का पर्यायवाची है अनंत। और आकाश को क्या कहा जाता है? आकाश को साथियों अनंत कहा जाता है, नभ कहा जाता है साथियों, और उसके अलावा गगन भी कहा जाता है, और उसके अलावा अंबर कहा जाता है। तो ये आकाश के पर्यायवाची यानी कि अनंत के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो अब आपके सामने साथियों जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस गुजरेंगे। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है सामान्य ज्ञान का, और पूरे 20 क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगा इनमें से साथियों 9 से 10 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही करने की कोशिश करिएगा। कह रहे कि पाल वंश के शासक कौन थे, यानी कि पहले शासक कौन थे? तो गोपाल थे, और यही इसके संस्थापक थे। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे? तो 1191 में साथियों पानीपत के दूसरे युद्ध में, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे। अगला सवाल कह रहे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मैं कहूंगा उस समय मुगलों का शासन था। किसका? और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। और इसके समय में साथियों
साथियों कौन मुगल सम्राट था? मैं कहूंगा अकबर साथियों इस समय मुगल सम्राट था। चलिए, क्योंकि अकबर का कार्यकाल लगभग 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम क्या था जहां पर पूर्ण स्वराज, क्या साथियों, पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? तो मैं कहूंगा साथियों लाहौर अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही साथियों पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। राइट आंसर आपका ए है। अगला सवाल कह रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सॉरी किसके द्वारा की गई थी स्थापना की अगर बात करें तो साथियों 1875 में स्थापना हुई थी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। लेकिन इसका नाम 1920 में क्या हो गया? इसका नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। तो कह रहे कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैं कहूंगा साथियों अगस्त कथन के विरुद्ध नहीं, गोलमेज सम्मेलन भी नहीं, विंस्टन चर्चिल भी नहीं, नमक कर के विरुद्ध साथियों था इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध ही चलाया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो दूसरा विश्व युद्ध था साथियों 1939 से लेकर 1945 तक चला था। लेकिन अमेरिका ने इसमें कब भाग लिया था? 1941 में भाग लिया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है हर व्यक्ति को। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो कितनी है साथियों? 1 माह की है, यानी कि 1 महीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको समझाया जा रहा है, जो मैथ के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस या हिंदी के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी सवालों को आप साथियों करिए। मेरा मानना है कि एग्जाम में आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम आपका बहुत आराम से साथियों क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की बात करता है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक की बात करता है, धन विधेयक को परिभाषित करता है। कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो 1980 की अगर बात करें ना, 1980 में ही साथियों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। पूरे 40 सवाल देखेंगे और 40 सवालों के बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कहने के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये तो मनीला में। कहां पर है साथियों? ये मनीला में है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो मैं कहूंगा पाक जल संधि की अगर हम बात करते हैं, पाक जलराशि की बात करते हैं, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। अगला सवाल है, कह रहे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा कि कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य में जो अहमदाबाद है ना, इसको कहा जाता है, यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा की अगर बात करते हैं साथियों, ये सिक्किम में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैं कहूंगा ये तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। ये कहां के साथियों राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पेजेशकियान, ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। तो ईरान आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया सही तरीके से। अगला सवाल है, कह के कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रही है किस राज्य ने शुरू किया है? तो मैं कहूंगा ये तो राजस्थान ने शुरू किया है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। उसके बाद देख लीजिए, कहने के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो मैं कहूंगा न्यूजीलैंड की जब हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। अगला सवाल है, करके किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो मैं कहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही साथियों पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। अगला सवाल है, कह रहे कि किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? ये पेपर में आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान
ध्यान रखेंगे कि एंटी पेपर लीक विधेयक जो पास हुआ है ये बिहार सरकार के द्वारा यानी कि बिहार की विधानसभा के द्वारा किया गया है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, तो अब आपके साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों? रीजनिंग के सभी बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और आप देखिएगा साथियों कितना स्कोर यहाँ पर आपका रहता है। चलिए भाई बात करें, अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे साथियों, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास ऐसा एक कागज का टुकड़ा है, आप इसको बीच से फोल्ड करते हैं और आप इसको ऐसे मतलब ये वाली साइड इसके ऊपर ले आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप कागज को यहां से फोल्ड करते हैं और ये वाली साइड इसके ऊपर ले आते हैं और अब आपके पास एक कागज की ऐसी साथियों यहां पर साइड बन जाती है। ठीक है ना, इतनी साइड बन जाती है, ये बिल्कुल इतनी साइड ही बन जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक आप साथियों यहां पर वर्ग टाइप का एक बड़ा वर्ग और एक छोटा वर्ग का होल करते हैं और यहां पर एक सर्किल टाइप का होल करते हैं। तो आपको बताने कि जब ये चारों तरफ से आकृति खुलेगी तो ये कैसी दिखाई देगी मुझे बताइए। देखिए जब यहां पर चौकोर है तो मैं कहूंगा यहां पर भी साथियों चौकोर हो जाएगा, यहां पर चौकोर है तो इसका चौकोर यहां पर बनेगा, यहां पर सर्किल है तो ये यहां पर बनेगा। ऐसा कहां साथियों आपको लग रहा है मुझे बताइए, ऐसा कहां लग रहा है? अच्छा अगर बात करें साथियों, जब ये ऐसे खुलेगी तो मैं कहूंगा यहां पर भी एक बनेगा और यहां पर भी एक बनेगा। ठीक है, और अब ये चौकोर जो है ना वो ये यहां पर बनेगा, ऐसे करके बनेगा और ये ऐसे करके बनेगा। और सर्किल की बात करें, एक सर्किल यहां पर और एक सर्किल यहां पर। ऐसा कहां पर बना हुआ है? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं। मैं कहूंगा ऐसा सेम टू सेम ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह मौजूद है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि देखिए साथियों, एक आपको ऐसा सवाल दे दिया जाएगा और एक ऐसी चित्र आपको दे दिया जाएगा। यहां पर साथियों प्लस से आपसे पूछा जा रहा है कि भैया प्लस के विपरीत कौन पर है, ये हैशटैग है और ये साथियों प्रतिशत है, ये बराबर है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाता ये @ है, अगर @ का विपरीत आपसे पूछा जाता तो आप साथियों हैशटैग बताते। सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर डॉलर का आपसे पूछा जाता कि विपरीत क्या होगा साथियों, तो डॉलर का विपरीत क्या होगा, एक तरीके से प्रतिशत होता है। लेकिन प्लस की अगर बात करें तो प्लस का विपरीत क्या होता साथियों, बराबर यहां पर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर साथियों आपको बताने के जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में लिखा होता है ना, वैसे आपको बताने के सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही साथियों आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप बहुत आराम से इन सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर साथियों यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा, ये PEG लिखा हुआ है। अच्छा PE यहां पर है, सब में तो PER लिखा हो, तो मैं कहूंगा PEG, जी पहले आता है तो साथियों ये पहले आ जाएगा सबसे नंबर 1 पर। ठीक है ना, और उसके बाद साथियों PERO है, PERC है, तो मैं कहूंगा ये उसके बाद आता है। यानी कि 1 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद PERF आता है क्या, या इससे पहले? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, यानी कि 5 आ जाएगा। तो अब इसमें से कौन सा पहले आएगा? S तो 19 पर होता है, O 15 पर होता है, तो साथियों 3 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। यानी कि 145-32 कहां पर लिखा हुआ है? 145-32 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के साथियों GN21Q के यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यानी कि G रखा है, ठीक है ना, देखिए एक सेकेंड, ये G कुछ ऐसे करके यहां पर बना है, G बना है, N बना है, 21 बना है और Q बना है, मैं कहूंगा साथियों, और K बना है। अगर आप इसको दर्पण में देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे, K ऐसे बना होगा। ठीक है, Q की अगर बात करें ना, Q साथियों आपका Q कुछ ऐसे करके बना होगा। 1 की अगर बात करें 1 ऐसे बना होगा, और 2 की अगर बात करें ऐसे बना होगा, N ऐसे बना होगा और G साथियों कुछ ऐसे बना होगा। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में, मैं कहूँ किसी भी ऑप्शन में मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो आपको तैयार करना है। हो सकता हो ये गलत टाइप हो गए हो ऑप्शन, खैर जो चीजें मुझे बताना थी वो मैंने आपको बतला दी। अगला सवाल है, कह रहे हैं साथियों सबसे पहले यहाँ पर 2 आया है, फिर 5 आया है, 2 5 आया है, 11 आया है, 17 आया है। उसके बाद आपको बताने के
देखिए कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 31 ही आना चाहिए और उसके बाद 41 आना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये तो मुझे सब साथियों अभाज्य संख्याएं नजर आ रही है, यानी कि सब कैसी संख्या है, तो सब अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 5, 5 के बाद साथियों वैसे 7 भी आता है, लेकिन 11 है, अभाज्य संख्या है। 17 है, तो 17 के बाद और 31 के बाद, यानी कि 17 के बाद देखिए 21 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है। मैं कहूंगा 29 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 17 के लगभग साथियों यहाँ पर बाद देखिए 17 और 31 की अगर बात कर देना, तो मैं कहूंगा साथियों ये आपका कौन सा सबसे सटीक जवाब जो बैठेगा वो 23 साथियों सबसे सटीक आपका जवाब यहां पर बैठेगा, यानी कि 17 के बाद 23 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, करेंगे LAYOUT को WARRWVDI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CHETAT को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। चलिए फटाफट साथियों इन सभी सवालों के आपको जवाब देना है। साथियों अगर आप इस चैनल यानी कि एग्जाम फतेह पर अगर आप नए हैं तो मैं कहूंगा चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया ना तो ये समझ लीजिए आधा चयन आपका एग्जाम में ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको साथियों आधा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, वो काम है साथियों सिर्फ स्टडी, यानी कि आधी ये स्टडी की अगर बात करिए तो मैं आपको करवा ही दूंगा। चैनल से आप लोग टच में रहिए, चैनल से आप साथियों जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगर आपकी ये पहली क्लास है तो साथियों चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो लेआउट को साथियों कैसे यहां पर क्या बनाया गया, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही मुझे बताइए। देखिए मैं कहूंगा LAYOUT, अब इसको कैसे यहां पर साथियों क्या किया गया, इसके लिए साथियों हमें इसको टाइप कर लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर अगर बात करें साथियों इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है साथियों यहां पर क्या, यहां पर लिखा हुआ है LAYOUT, उसके बाद क्या लिखा हुआ है साथियों WRRWVDI। ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हैं साथियों कि ये यहां से 3 बड़ा है, T 20 पर होता है, W 23 पर होता है, U 21 पर होता है साथियों, R 18 पर होता है, 3 घटा दिया गया। उसके बाद O 15 पर होता है, R 18 पर होता है, 3 बढ़ा दिया, यानी कि सबसे पहले 3 घटाया गया, सॉरी 3 बढ़ाया गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 3 प्लस कर दिया गया, और फिर से साथियों 3 घटा दिया गया, और फिर से 3 बढ़ा दिया गया। मैं कहूंगा 3 घटाना 3 बढ़ाने वाला सिलसिला चल रहा है। तो साथियों अब देखिए यहां पर अगर बात करें कितने हैं, 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सबसे पहले आपको 3 इसमें बढ़ाना है। तो जब K में आप 3 बढ़ाओगे तो मैं कहूंगा N आ जाएगा, जब A में 3 घटाओगे तो मैं कहूंगा साथियों कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से साथियों X आ जाएगा। तो NX कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे कि A का अर्थ है प्लस, ठीक है भैया, A का अर्थ प्लस है, और B का अर्थ क्या है साथियों, B का अर्थ माइनस है, और C का अर्थ गुणा है, और D का अर्थ क्या हो जाएगा, बचा भाग है, भाग ही होगा। तो दिए गए व्यंजक का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों ये 36 है, 36 लिख लिया, ब्रैकेट में 15 है और 4 है, कोई दिक्कत नहीं लिख लिया, 21 है और साथियों 13 है, ये भी लिख लिया, 24 है, ठीक है ना, 24 है, उसके बाद साथियों 16 है, उसके बाद 2 है, ये भी लिख लिया। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कैसे यहां पर क्या होगा, इतनी सी बात आपको बतलाना है, ठीक है ना। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, हाँ तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, अब देखिए A है ना, तो A का मतलब क्या है, A का मतलब साथियों यहां पर प्लस बताया गया है, तो हम प्लस यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद C है, C का मतलब गुणा बताया गया, तो गुणा लिख लिया। B है, B का मतलब साथियों माइनस है, ठीक है, B का मतलब माइनस है। 21 का मतलब 21 के बाद A है, और A का मतलब क्या है, प्लस है, और यहां पर A आ गया, A का मतलब प्लस है, ठीक है, और D आ गया, D का मतलब क्या है साथियों, यहां पर भाग है, ठीक है, और यहां पर D का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा। तो अब आपको साथियों इसको सॉल्व करना है, कैसे ये सॉल्व होगा मुझे बताइए। देखिए
36 है, 36 लिख दिया, प्लस 15 चौक कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो साथियों 4 और 3 34 आ जाएगा, और ये आपका 8 आ जाएगा, और 8 को 24 से कट करेंगे तो 8 3 24 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इनको अगर साथियों जोड़ते हैं तो ये कितना 96 आ जाएगा, माइनस 34 प्लस 3 आ जाएगा। तो 96 में से अगर 34 घटाते हैं तो कितना बचता है, 2 6 62 बचेगा, 62 और 3 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 65 हो जाएगा। और 65 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। दो बहनों रजनी और रानी, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। अगर साथियों यहाँ पर कहा जाए, अगर हम लोग इसको 2 मान सकते हैं, अगर कह रहे कि रजनी की उम्र 2 है तो रानी की उम्र कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। या हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि साथियों अगर रजनी की उम्र 20 है तो रानी की उम्र 30 हो सकती है, ऐसे भी इसको हम मान सकते हैं। तो साथियों इसको अनुपात में है ना, तो साथियों इसको 2x और 3x इसको कर सकते हैं। कह रहे कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है 3:4। किनका, 2 और 3 का। तो मैं कहूंगा साथियों ये किसकी उम्र है, ये रजनी की उम्र है। और कह रहे कि 6 वर्ष के बाद, तो साथियों 6 वर्ष के बाद कहा गया 6 प्लस कर देंगे। उसी प्रकार 3x की अगर बात करें तो ये रानी की उम्र है, कह रहे कि रानी की उम्र में भी 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष प्लस कर देंगे। 6 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 यानी कि 3/4 हो जाता है। तो रजनी की वर्तमान आयु साथियों आपसे पूछी जा रही है, रजनी की वर्तमान आयु 2x है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 2x का मान क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करके हम x का मान निकाल लेंगे और फिर 2x का मान निकालना बहुत आसान हमारे लिए हो जाएगा। अब बराबर लगाए ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4 की 2x से होगी तो साथियों 8x हो जाएगा, 4 की 6 से होगी तो 4 छंग 24 हो जाएगा, बराबर 3 की 3x से होगी तो 3 तियां 9x हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा क्या है, 8x या 9x, तो साथियों 9x इधर है, अब बराबर के उधर है 8x, जब इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बराबर लिखा और ये 24 जैसे ना वैसे लिख देंगे। अब बराबर के उधर है 18, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9x में से 8x जाएगा साथियों, x बचेगा, और 24 में से 18 जाते हैं तो 6 बचता है, यानी कि x बराबर हमें पता चल गया है कि 6 है। तो रजनी की उम्र आपको बताना थी, रजनी की उम्र 2x है, तो जब x बराबर 6x है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 12 वर्ष जो है ना ये रजनी की उम्र है, और 12 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता कि रजनी की वर्तमान उम्र ना पूछ के रानी की वर्तमान उम्र पूछ लेते, तो रानी की वर्तमान उम्र 3x है, तो साथियों जब x बराबर 6 है तो मैं कहूंगा साथियों कितना हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा। तो 18 वर्ष जो है ना ये रानी की उम्र आपकी निकल जाती है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, दोनों चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जैसे कि सबसे पहले 6 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 22 है, फिर उसके बाद 70 है, उसके बाद साथियों 214 आपको बताने कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 1942 ही आना चाहिए। तो ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कैसे आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखिए कभी भी अगर आप देखें कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या नंबर बहुत तेजी से बढ़े, 6 से 22, 22 से 70, तो वहां पर हमेशा गुणा का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम 6 की गुणा किससे करें तो ये साथियों 22 आ जाए। अगर हम 6 की गुणा 3 से करते हैं तो 6 × 18, और इसमें 4 जोड़ देते हैं हमें ये 22 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 22 की गुणा साथियों 3 से करते हैं तो 66 हो जाएगा, इसमें भी अगर 4 जोड़ देते हैं तो 70 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 70 की गुणा 3 से करते हैं तो 7 × 21 यानी कि 210 मिल जाएगा। अगर हम साथियों उसमें 4 जोड़ देते हैं तो 214 हमें मिल जाएगा। तो अब बच्चा बता देगा कि 214 में भी 3 की गुणा कराना पड़ेगी। तो 214 में जब 3 की गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, और इसमें 4 जोड़ दीजिए तो मैं कहूंगा 600 कितना हो जाएगा, 46 आपका आंसर हो जाएगा। और 646 यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल साथियों 646 आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर साथियों चित्र नहीं लग पाए इसलिए इसको स्किप करना पड़ेगा। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। यहां पर कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोट को यानी कि FLOAT को ROUH लिखा जाता है, सॉरी ROU लिखा जाता है, CLAIM को OAV लिखा जाता है। तो आपको बताने कि ARMED को क्या लिखा जाएगा। ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आ जाए
तो आप क्या करोगे, क्योंकि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट साथियों सिखाऊंगा जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ साथियों नहीं, ऐसा नहीं कि भाई आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आया ऐसा एग्जाम में जो आपको ना आ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा धीरे 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 सब कुछ, हर एक कॉन्सेप्ट रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो साथियों, सब कुछ आपको सिखा दूंगा। चलिए, तो अगर आप साथियों एग्जाम फतेह इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट एक ही है कि हर एक गांव के हर एक घर से हर एक मकान से कम एक सिलेक्शन साथियों मैं पक्का करवाऊं। और पिछली बार साथियों हजारों हजार सिलेक्शन करवाए एसएससी जीडी में, जो आपका फरवरी 2024 में परीक्षा हुई थी, और इस बार की परीक्षा में भी हजारों हजार ये समझ लीजिए सिलेक्शन साथियों हो गए इस चैनल के माध्यम से, एग्जाम फतेह और टारगेट सिलेक्शन माध्यम से। चलिए, अब यहां पर अगर बात करें कैसे क्या हुआ है साथियों, थोड़ा सा सोच विचार कर मुझे बताइए। देखिए, एफ होता है 6 पर, एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है। तो यहां पर अगर बात करें, अगर साथियों हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें 15 मिल जाएगा, सॉरी 15 नहीं 18 मिल जाएगा, और आर 18 पर ही होता है। ये जैसे 15 लिखा है वैसे यहां पर 15 लिख दिया गया, 15 का मतलब ओ, और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यू 21 पर ही आता है। क्या यहां पर भी वही चीज लगे हुए, एक बार देख लेंगे। लेकिन यहां पर अगर बात करें, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, एम 13 पर आता है, ई 5 पर आता है, डी 4 पर आता है। यानी कि इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा दोनों को जोड़ करके, और 13 का 13 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 9 जो है वो आई पर आ जाएगा, ये एम आ जाएगा, और ये एस, क्या ये एस एम आई कहीं पर लिखा हो, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि विटिकल्चर का अंगूर से वही संबंध है जो फ्लोरिकल्चर का किससे है, मुझे बताएं। देखिए, जिस प्रकार अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है, उसी प्रकार फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि SRQPON, उसके बाद कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे, और उसके बाद JIH ही आना चाहिए, और उसके बाद GFE आना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए मेरा कहने का मतलब है S 19 पर आता है, P 16 पर आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर बात करें, अच्छा यहां भी J से G हुआ, यानी कि यहां पर भी 7 घटा है और यहां पर भी 7 घटा है। तो अगर हम P में 7 घटाए, P 16 पर होता है, तो जब P में 7 घटाएंगे साथियों, सॉरी 7 नहीं, कितना, 1 से 3 घटाया जा रहा है ना। अरे भाई, J 10 पर होता है, G 7 पर होता है, तो 3 तो घटाया गया। S 19 पर होता है, P 16 पर होता है, 3 घटाया गया। तो 16 में जब आप घटाओगे ना तो 13 आ जाएगा, 13 पर M होता है। देखो M तो एक यहां पर है, एक साथियों यहां पर है। R 18 पर होता है, 18 से 15 यानी कि O हो गया है। अब इसमें 3 घटाओगे तो मैं कहूंगा साथियों कितना आ जाएगा, L आपका आ जाएगा। तो ML कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऐसे सवाल को करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बना देता हूं साथियों, मैं आपको बनाकर दिखला देता हूं, ठीक, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं। देखिए, चलिए, ऐसा सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, ये आपका E हो गया, ये क्या हो गया, ये E हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका G हो गया, और ये साथियों F हो गया, और ये जो है ना ये आपका C हो गया, और ये आपका D हो गया। कहा जा रहा है कि C जहां पर दर्शाया जा रहा है ना, तो C के विपरीत पर कौन सा लेटर आएगा, इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो C कहां पर है, C यहां पर है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए E का विपरीत क्या होगा, तो आपको G बताना है, यानी कि E का विपरीत क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए साथियों क्या कि F का विपरीत क्या होगा, तो D, यानी कि D का विपरीत क्या हो जाएगा, F। बचा क्या, C, तो C का विपरीत क्या होगा, C का विपरीत साथियों H हो जाएगा। तो यही यहां पर पूछा गया है, C का विपरीत क्या होगा, मैं कहूंगा H होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो शेयर करेंगे तो अंत में शेयर करिएगा। अभी साथियों आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होना चाहिए। करेंगे एक लड़के की ओर इशारा, अच्छा ये 2 क्वेश्चन यहां पर आ गए, एक ये क्वेश्चन है और एक ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कह रहे एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, क्या कहा, एक लड़का मान लीजिए वो आप हैं, ठीक है, और इशारा करते हुए रंजीता ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर। लड़की क्या करे, लड़की कह रही मेरे पति के ससुर, मेरे उन लड़की के पति के ससुर कौन होंगे, लड़की के पति के ससुर कौन होंगे, उस लड़की के पिताजी ही होंगे। तो उस लड़की के
पिताजी ही होंगे। कहने के उस पिताजी के इकलौती पुत्री यानी कि वो अपनी खुद की बात कर रही है। इकलौती पुत्री यानी कि खुद के पुत्र, यानी कि इसके पुत्र, खुद के ही पुत्र के पिता, खुद के पुत्र के ही मतलब खुद के पुत्र के ही पिता, यानी कि इसके पति की बात चल रही है, लड़की के, ठीक है। पिता की इकलौती बहन यानी कि इनकी पति देव की जो बहन है ना, बहन का पुत्र है, ठीक है, बहन का पुत्र है। तो उस लड़के की माँ, अच्छा इस लड़के की माँ रंजीता के, ठीक है। अब देखिए इस लड़के की माँ ये होगी, लड़के की माँ का रंजीता के पति से क्या संबंध होगा। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा, देखकर मुझे बताइए फटाफट। देखिए मैं आपको दोबारा से अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा और आसानी लैंग्वेज में आपको समझा कर दिखा देता हूँ। बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको साथियों बता दे रहा हूँ, ताकि ये अगर सवाल आपके दोबारा आपको दिखे तो आप इसको बहुत आराम से कर डालें। क्या कहा गया है साथियों कि एक रंजीता है, रंजीता की बात चल रही है। रंजीता जो है ना, ये एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे पति, तो इनके पति मान लीजिए क्या हो गए, इनके पति ये हो गए। कह रहे कि इनके पति के ससुर, अच्छा इनके पति के ससुर कौन होंगे, यानी कि इनके पिताजी होंगे, ठीक है। इनके पिता पति के ससुर की इकलौती पुत्री, यानी कि अब ये अपनी खुद की बात कर रही हैं। पुत्री के पुत्र इनका, यानी कि इन दोनों का पुत्र, ठीक है ना, इन दोनों के पुत्र के पिता की, ठीक है, पिता की इकलौती बहन। अच्छा अब यहां पर ये बहन आ गई, ठीक है, क्या आ गई, ये बहन आ गई, बहन का पुत्र है, ठीक है, बहन का पुत्र है। कौन साथियों, वो लड़का, ठीक है, यानी कि वो लड़का। और रंजीता में क्या है, रंजीता के पति जो है ना, उनकी जो बहन है उनका बेटा है साथियों ये लड़का। तो कह रहे कि उस लड़के की माँ, अब ये इस लड़के की माँ कौन होंगी, इस लड़के की माँ यही तो होंगी। इस लड़के की माँ का रंजीता के पति, ठीक है, रंजीता के पति, इन दोनों में आपस में क्या संबंध ये पूछा जा रहा है। तो पति से क्या संबंध होगा, यानी कि रंजीता के पति क्या कहेंगे इनको, तो बहन ही तो कहेंगे साथियों, बहन कहेंगे ना। तो कहां पर बहन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में बहन लिखा हुआ। तो ऐसे आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए तो अब साथियों यहां पर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना, वो अभी आपके सामने, इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूं और इसको आप देखिए और मुझे बता दीजिए राइट आंसर क्या है, क्योंकि ऐसा एक सवाल आपसे यहां पर पूछा जाता है। देखिए ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करें क्या कहा गया, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ना, वैसे आपको यहां पर लगाना है। तो सबसे पहले साथियों क्या आ जाएगा, देखिए एसी लिखा हुआ है, एसी ए लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें ACC लिखा हुआ है, ये तो नहीं आएगी, ये टी है, तो ACC ई पहले आएगा, ओ बाद में आएगा। तो साथियों 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, अच्छा ये AC ये तो लिखा हुआ है ACO, तो ये 3 वाला पहले आ गया, ठीक है ना। उसके बाद साथियों ये वाला आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के आने के बाद साथियों ये वाला आ जाएगा और फिर ये वाला आ जाएगा, यानी कि 1 और 5 आ जाएगा। 234-15 कहां पर लिखा हुआ है, 234-15 ऑप्शन नंबर ए में। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि कथन में कहा गया है सभी चूहे कुत्ते, तो साथियों मान लेते हैं हम ये क्या हो जाएंगे, ये चूहे हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि सभी चूहे क्या हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। क्या साथियों, सभी चूहे क्या बताया गया है, सभी चूहे यहाँ पर कुत्ते बताया गया है, तो सभी चूहे कुत्ते हो गए। इतनी बात क्लियर है। कह रहे कि कुछ चूहे मुर्गियां हैं, कुछ चूहे, मान लेते इतने चूहे क्या हो जाएंगी, इतने चूहे साथियों मुर्गियां हो जाएंगी। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन कौन से निष्कर्ष यहाँ पर सही है, कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि साथियों केवल कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो कुछ चूहे कुत्ते हैं, बिल्कुल साथियों कुछ चूहे। देखिए जब सब चूहे कुत्ते हैं, जब सब चूहे कुत्ते हैं तो कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही होगी। कुछ मुर्गियां चूहे हैं, कुछ मुर्गियां चूहे हैं साथियों, ये बात भी यहां पर बिल्कुल सही कही गई है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि निष्कर्ष 1 और 2 आपके दोनों यहां पर सही हो जाएंगे, दोनों यहां पर आपके सही हो जाएंगे, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं, तो ये जितने सभी चूहे हैं ना, ये सभी चूहे कुत्ते हो गए। कुछ चूहे मान लीजिए इतने चूहे साथियों मुर्गियां हैं, तो इतने चूहे मुर्गियां हो गई। कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो कुछ चूहे कुत्ते हैं, जब सब चूहे कुत्ते हैं तो कुछ चूहे भी कुत्ते हो गए, इसलिए सही होगा। कुछ मुर्गियां चूहे हैं, इतनी मुर्गियां साथियों, इतनी मुर्गियां चूहे हैं, ये बात भी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगी। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भतीजा ब्यूटिशियन महिलाएं, इसका आपको सही आरेख बताना है, कौन सा बन रहा है मुझे बताइए। देखिए
मान लीजिए ये क्या हो गई, ये भतीजियां हो गई। अब जितनी भी भतीजियां होंगी, जितनी भी भतीजी होंगी वो सब साथियों महिलाएं होंगी। तो मैं कहूंगा साथियों ये महिलाओं के अंदर आ जाएंगी, ये महिलाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। उसके अलावा जब हम बात करते ब्यूटिशियन की, तो कुछ ब्यूटिशियन भतीजियां भी हो सकती हैं, कुछ ब्यूटिशियन महिलाएं भी हो सकती हैं, और कुछ ब्यूटिशियन महिलाएं नहीं भी हो सकती हैं। तो ये आपकी क्या होगी, ये ब्यूटिशियन होगी। तो ऐसा आरेख क्या ये बना है, नहीं ये बना है, नहीं ये बना है, नहीं साथियों ऐसा बना है। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि जीरो नहीं ओ है, ओ खाली जगह के एम खाली जगह ओ पी के खाली जगह ए ओ खाली जगह एम ए। तो अब आपको यहां पर बताने के इन खाली जगह में कौन कौन से साथियों लेटर्स आएंगे, देखकर मुझे बता दीजिए। चलिए टोटल काउंट कीजिए कि लेटर आखिर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है। तो 4 का पेयर बन सकता है, 1 2 3 4 ये पेयर, 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4 ये अलग। ठीक है। अच्छा यहां पर अगर बात करें, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है भाई साहब क्या? अरे भाई ये ओ हो गया, ठीक, खाली जगह हो गई, के हो गया, एम हो गया, खाली जगह हो गई, ओ पी के हो गया, खाली जगह हो गई, ए ओ हो गया, खाली जगह एम ए हो गया। कितने टोटल लेटर हैं देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा 15 है मैंने यहाँ पर, तभी तो साथियों कंफ्यूजन हो रही है। तो तब भी आप साथियों 4 4 का ही एक बार बनाने की यहाँ पर कोशिश करिए। अच्छा एक काम करिए, 15 का भी तो 5 5 का भी तो बन जाएगा, 5 का ज्यादा बेटर रहेगा। तो 5 का अगर हम बनाकर रखें, 5 का, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, और 1 2 3 4 5 ये अलग। आप देख रहे हैं अंत में एम ए आ रहा है, यहां पर ए है, एम नहीं है, एम बना दिया। आप देख रहे हैं पूरे में ओ पी के एम ए, तो ओ पी के एम ए हो गया, ओ पी के एम ए हो गया, ओ पी के एम ए हो गया। अब देखिए आपने क्या क्या लिखा है, आपने पी लिखा है, आपने ए लिखा है, आपने एम लिखा है, आपने पी के लिखा है। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, पी ए एम पी के? मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि आर ए टी को 39 लिखा जाता है, डी ओ जी को डॉग को 26 लिखा जाता है, वाई ए के को साथियों क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए जैसे कि ये आर 18 पर है, ए 1 पर है और ये 20 पर है, तो मैं कहूंगा 39 इनका योग बनता है, इनका 26 बनता है, तो इनका क्या बनेगा 25 प्लस 1 प्लस 11। तो मैं कहूंगा 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 7 3 यानी कि 37 हो जाएगा। तो 37 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चंस को अब आप लोग यहां पर देखेंगे। कहा जा रहा है कि एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपए मूल्य अंकित किया, ठीक है। एक वस्तु कितने रुपए की है, 1400 रुपए की है, और एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर बेच दिया। तो जब इसको 25% की छूट पर बेचेंगे, यानी कि इसको 75% में बेचेंगे, 25 तियां 25 चौक, अगर कट करे तो 4 तियां 12, 4 पंजे 20, जीरो आ गया। 35 तियां कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, जीरो था जीरो लगा लीजिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 1400 रुपए की कोई चीज है, 25% की छूट दी जाए तो वो 1050 की हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसने इसे बेचकर 12% लाभ अर्जित किया, यानी कि जो 1050 की मिली ना, इसने इसको 12% मुनाफे से बेचा, यानी कि इसको 112% में बेचा होगा। तो ये हो गया। अब इसको साथ आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। खुदरा विक्रेता ने वस्तु किस मूल्य पर रखी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो गया। 2 से कट करेंगे, 2 पंजे और 2 छंग। अब 56 की गुणा जरा 21 से कराइए साथियों, तो 56 आ जाएगा। और यहां पर 6 दूना 12 आ गया, 5 दूना 10 और एक आपका 11 आ जाएगा, 6 आ गया, 7 आ गया, 1 1। बिल्कुल साथियों, खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, तो 1176 रुपए में बेचा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, कहने के 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर की विमाओं वाले एक कमरे की 4 दीवारों पर 2 मीटर प्रति स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है साथियों, ठीक है ना, कितना है
₹2 मीटर प्रति स्क्वायर है कि दर से पुताई कराई जानी। आप क्या एक काम करो साथियों, आप कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो ज्ञात होगा ना उसकी गुणा ₹2 से कर देना। क्यों? क्योंकि आपको साथियों इसका खर्चा निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साथियों, ब्रैकेट में आपका L और प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो 2 आ जाएगा, लंबाई कितना है 12 है तो लंबाई 12 आ गया, प्लस चौड़ाई कितनी है साथियों 15 है और ये h कितना है साथियों 20 है। तो ये कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा ये तो 27 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, गुणा आपका 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें 40 हो गया यानी कि 27 की गुणा 4 से जरा कराइए, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 2 चला गया 4 दूना 8 9 10 यानी कि 1080 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1080 की 2 से गुणा करा दीजिए क्योंकि 1 मीटर का खर्चा कितना है ₹2 है। ठीक है। तो 108 की गुणा हम 2 से करा देते हैं, 8 दूना 16, 2 आ गया 0 यानी कि 2160 आपका खर्चा आ जाएगा टोटल कमरे की चारों दीवारों पर पुताई करने का। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ है, ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या हो। करेंगे स्थान ए से बी तक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात, यानी कि ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन हो गई ये बस हो गई। ट्रेन का खर्चा अगर ₹3 पड़ता है तो बस का किराया ₹5 पड़ता है। यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है, अब एक काम करिए इसको बड़ा नंबर कर लीजिए 300 और 500, यानी कि अगर ए स्थान से 20 तक ट्रेन से जाते हो तो ₹300 पड़ते हैं, बस से जाते हो तो ₹500 पड़ते हैं। कह रहे कि यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ गया, अगर 300 का 15% हम बढ़ाएं तो पहले तो 300 का 15% आप निकालिए जरा, 45 आ जाएगा यानी कि 345, 15% बढ़ा यानी कि 345 हो गया 300 से। फिर कह रहे हैं कि बस का किराया 10% बढ़ा तो 500 का 10% 50 होता है यानी कि 550 हो गया। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। कह रहे हैं कि तो ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात क्या होगा, इनका अब अनुपात आपको निकालना है। 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये हो जाएगा यानी कि 69,110 ये आपका ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात निकलेगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए यानी कि 2 भाग ब्रैकेट में -6 भाग 2 गुणा 3 -1, इसको आपको साथियों सॉल्व करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 भाग, ठीक है 2 भाग और ब्रैकेट में क्या है -6 है। ठीक है, अब 2 की भाग इससे होगी तो साथियों ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुणा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ब्रैकेट मत गुणा 3 -1, इसको अगर कट करेंगे, इसको अगर 2 से तो 2 से जाएगा साथियों 3 बचेगा यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों 2 भाग। ठीक है, 2 भाग माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, गुणा आपका 3 आ जाएगा और ब्रैकेट करके साथियों यहाँ पर 3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर अगर बात करें 2 भाग 3 3 9 हो गया। ठीक, ये माइनस का है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे कर लेते साथियों। ठीक है, अब ये क्या आ गया साथियों, गुणा आ गया, -1 आ गया। अब देखिए 2 भाग 9 आ गया, गुणा 3 आ गया और ध्यान रखिए माइनस का है, माइनस आपका 1 आ गया, 3 एकम 3 3 3 9 आ गया, माइनस का 2/3 -1 आ गया। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे माइनस का 2 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बराबर साथियों कितना आ जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा, माइनस का 5/3 आएगा। तो इसको 5/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं 3 आ गया, 3 एकम 3 आ जाएगा और 2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5/3 बात वही है। तो -1 सही 2/3 कहां लिखा हुआ है, -1 सही साथियों कहां पर लिखा हुआ, -1 सही, हाँ -1 सही 2/3 यहां पर लिखा हुआ। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके एक कर्मचारी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है यदि पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में साथियों पूरा करेंगे, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो साथियों पर्यवेक्षक है, क्या है, एक साथियों यहाँ पर पर्यवेक्षक है और दूसरा कौन है साथियों, दूसरा आदमी एक कर्मचारी है। ठीक है,
कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है यदि पर्यवेक्षक, क्या साथियों, पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में, पर्यवेक्षक जो है ना ये कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर साथियों यहाँ पर हम क्षमता की बात करते हैं तो अगर इसकी क्षमता 100% है तो इसकी 25% अधिक है, यानी कि इसकी 125 क्षमता है। इसको अगर कट करें तो 25 चौक और 25 पंजे, यानी कि अगर कर्मचारी की क्षमता साथियों 4 है तो मैं कहूंगा पर्यवेक्षक की 5 है। अब यहाँ पर समय का साथियों इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर समय की बात करें तो ये 4 दिन में कोई काम करता है तो इसको 5 दिन का समय लगता है, ठीक है ना, ये कहा गया है, इतनी बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि तो एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कर्मचारी के द्वारा लिया गया समय, कर्मचारी कितना समय ले रहा है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कर्मचारी एक काम को 25 दिन में करता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है साथियों 25 दिन में करता है, लेकिन यहां पर 5 लिखा हुआ है तो 5 की गुणा 5 से कराएगी तभी तो 25 दिनों में करता है। तो मैं कहूं साथियों इसकी भी गुणा हमें 5 से ही कराना होगी तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कर्मचारी किसी काम को 25 दिन में करता है, पर्यवेक्षक किसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार्य करें, क्या साथियों, दोनों, क्या लिखा हुआ है कि एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतनी सी बात आपसे कही गई है, देखिए इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, कहा जा रहा है कि एक पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक एक है और 5 कर्मचारी। अब देखिए किसी काम को 25 दिन में किया जाता है, अगर 5 कर्मचारी हो जाएंगे तो मैं कहूंगा साथियों कि उस काम को कितने दिन में किया जाएगा, बताइए। उस काम को साथियों 5 दिन में किया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पर्यवेक्षक एक है तो पर्यवेक्षक किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की अगर बात करते हैं साथियों ये 5 दिन में ही करेंगे क्योंकि 5 कर्मचारियों की बात की गई है। तो अब ये मैटर आपके सामने आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। टोटल नंबर हम 20 मान लेते हैं, ठीक है, ये टोटल काम है, ये 5 चौक 20 आ जाएगा और 20 एकम 20 आ जाएगा, यानी कि कर्मचारी एक दिन में 4 काम करेंगे और पर्यवेक्षक एक दिन में 1 काम करेंगे। मैं कहूंगा दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और टोटल काम है 20, तो 5 एकम 5 यानी कि 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर 4 दिन में ये काम निपटा देंगे अगर एक पर्यवेक्षक है और 5 कर्मचारी हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके एक सौदे में प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के 70% के बराबर है, ठीक है ना। एक सौदा हुआ है और इसमें जो लाभ हुआ है ना वो क्रय मूल्य के 70% के बराबर है, क्रय मूल्य के 70% के बराबर। यदि बाद में क्रय मूल्य 40% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो दोनों प्रतिशत लाभ का अंतर क्या होगा मुझे बताइए। देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए क्रय मूल्य साथियों अगर 100 है और लाभ कितना बताया गया है, लाभ बताया गया है कि भैया 70% लाभ हुआ है, यानी कि अगर वो वस्तु बेची जाए उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अरे भाई 100 रुपए में ली गई, 70 रुपए उसका लाभ हुआ तो कितने रुपए में वो बेची गई होगी, 170 रुपए में बेची गई होगी। यानी कि यदि बाद में क्रय मूल्य 40% बढ़ जाता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 40% बढ़ गया तो 140 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें, कहा गया है साथियों अब जो है ना वो लाभ कितना 40% बढ़ता है, तो साथियों 170 रुपए में वो बेची गई, ठीक, यानी कि लाभ 70 हुआ और यहां पर 140 रुपए में बेची गई तो लाभ कितना हुआ साथियों, लाभ 40 हुआ। तो यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है साथियों, ये पूछा जा रहा है कि इनका अंतर, यानी कि क्या कहा गया दोनों लाभ का अंतर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो दोनों लाभ के अंतर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसको 170 में से 140 जाएगा तो कितना आपके पास बचेगा। अब इसको प्रतिशत में आपको क्या करना है, प्रतिशत में आपको बदलना है, तो 50 60 70 यानी कि 30 लाभ होगा, ठीक। इसको गुणा में बदलेंगे और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर कट करते हैं तो 70 और 50 आ जाएगा, ये 5 तियां 15 यानी कि ये 150 हो गए, ये 7 आ गया, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 7 एकम 7 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा और फिर 7 तियां 21 हो जाएगा, यानी कि आपका जो लाभ आया है वो साथियों 21.43 आया है, इतने प्रतिशत आया है। तो कहने के अभिष्ट अंतर क्या होगा। अब अभिष्ट अंतर की जब हम बात करें, लाभ हो रहा था इसमें से अब इसको घटाना है, तो जब 70 में से साथियों क्या 70 में से आप 21.43 घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 7 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया, यानी कि इतना प्रतिशत साथियों क्या अंतर होगा। तो मैं कहूंगा कि अभिष्ट अंतर कितना है, 48.57 है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर और ये एक तरीके से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए
कहा गया है यहाँ पर कि दो संख्या है, नहीं ये वाला है, यदि किसी गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है, यानी कि एक गोला होगा, इसका व्यास की बात करें तो ये 56 होगा, तो मैं कहूंगा अगर हम बात करते हैं इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, 2 दूना 4, 2, ठीक है, और 2 8 16, यानी कि 28 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 हो गया गुणा 22/7 हो गया, आर कितनी निकली 28, यानी कि 28 गुणा 28 आ गई, 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए साथियों, कैसे, ठीक है मैं आपको बता देता हूं, यानी कि 4 गुणा 22 गुणा 28 गुणा 4, इसको कैलकुलेट कराना है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 88 हो जाएगा, 88 से 4 की गुणा सबसे पहले करो, तो 4 8 32 हो गया, 4 8 32 और 35 हो गया। अब 352 की गुणा साथियों 28 से आप कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 8 दूना 16 हो गया, 8 5 40 41 हो गया, 8 3 24 25 26 27 28 हो गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 और आपका 7 आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, यानी कि 9856 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कह रहे कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए क्या कहा गया है साथियों, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 14 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। अगर मैं कहूं आपसे दोनों संख्याएं कितनी होंगी, तो दोनों, देखिए कभी भी अगर मासा दे रखा है, HCF दे रखा है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो आप HCF की गुणा पहले अनुपात से कराओगे तो वो पहली संख्या आएगी, दूसरे से कराओगे दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 14 पंजे 70 और 14 नीम साथियों कितने होते, 126 होते, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, गुणा बराबर HCF 14 आ गया, ठीक है। तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ये LCM साथियों हम बहुत आराम से याद कर लेंगे, 14 कम 14, 14 पंजे 70 हो जाए, यानी कि 126 की गुणा 5 से करा दो, 6 पंजे 30 हो गया, 5 दूना 10, 13 हो गया, 5 कम 5 6, यानी कि 630 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा, और जिस PDF का मैंने जिक्र किया था वो सिर्फ आपको 45 रुपए में साथियों PDF दी जा रही है। यहां पर से कई सारे क्वेश्चन साथियों डिक्टो आ रहे हैं, बच्चों का कहना है, तो मैं आपको साथियों PDF दूंगा 10 मॉडल पेपर प्लस करंट अफेयर पूरा 2024 की अक्टूबर तक की, अक्टूबर नहीं शायद वो सितंबर या अगस्त तक की, और इतनी ही करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है, अगस्त तक की या सितंबर तक की पूछी जा रही है। तो साथियों चारों सब्जेक्ट होंगे, सभी का सोल्यूशन होगा, हिंदी मीडियम में PDF है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है SSC GD PDF करके, इसमें हिंदी होगी, इसमें GK GS होगी, इसमें रीजनिंग होगी, इसमें मैथ होगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।